जी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको सेपरेटली तो जीरोथ लॉ नहीं आया। वो कह देगा जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ को डिफाइन करें, क्योंकि जीरोथ लॉ अज खुद जो है बहुत मुख्तसर सा है। या आपको सारे लॉज दे देगा, या पहला दूसरा दे देगा, या दूसरा और तीसरा दे देगा, या इस तरह एप्लीकेशंस दे देगा इनकी। बस इससे हटके आपको थर्मोडायनामिक्स और इसके अलावा भी चीजें हैं जो अहम है। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, ये दो सिस्टम्स हैं और ये दोनों आपस में जो है थर्मली इंसुलेटेड हैं, मतलब इनके दरमियान हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंसुलेटिंग हैं, इनके दरमियान में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। लेकिन एक ही वक्त में फिर एक और सिस्टम सी है और ये सिस्टम ए जो है वो सी के साथ थर्मली कांटेक्ट में है। इसी तरह आपके पास जो 20 है वो सी के साथ थर्मल कांटेक्ट में है। तो कुछ देर बाद ये दोनों ए और बी थर्मल कांटेक्ट में आ जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपके पास एक सिस्टम ए है, ए का आपके पास टेम्परेचर है 100 और आपके पास इसका टेम्परेचर भी 100 है, ठीक है। या आप इसको ले लें, इसका टेम्परेचर आपके पास 150 है और इसका टेम्परेचर आपके पास 200 है। तो अब क्या होगा, अगर आप ए और बी को आपस में थर्मल कांटेक्ट में करें तो थोड़ी देर बाद ए और सी का जो थर्मल कांटेक्ट है, इसी तरह बी और सी को भी थर्मल कांटेक्ट में करें तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ए और बी भी थर्मल कांटेक्ट में होंगे। इसका मतलब यह है कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अभी इसका 100 है, अभी 150 है इसका, लेकिन ये थोड़ी देर बाद, अभी ये इंसुलेटिंग है, फिर भी आप इनका अलग अलग थर्मोमीटर से टेम्परेचर देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसका 125 हो गया है तो इसका भी 125 हो जाएगा। इसे आप कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये याद रखें आप। इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह यही होती है। व्हेन टू सिस्टम्स ए आर बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है सेपरेटली, थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली किसके साथ, विद द थर्ड सिस्टम सी, देन बोथ सिस्टम्स ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इन दोनों का टेम्परेचर थर्मल बराबर हो जाएगा। अगर 100 है, इसका 150 है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है 125 125 या 150 150 हो जाएगा। तो क्योंकि आपके पास एक सिस्टम से हीट, अगर सी की हीट ज्यादा है और ए की कम है तो हीट फ्लो करेगी ए की तरफ। तो इस तरह ए सी को इक्विलिब्रियम पे लाएगा, इसी तरह सी बी को भी इक्विलिब्रियम पे लाएगा और ये तीनों सिस्टम जो है एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। और वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। तो आपके जो मेजर करेंगे वो आप मेजर क्या करेंगे, आप टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्सप्लेनेशन आपके पास यही होगी। आप डायग्राम बनाएं, पहले आप क्या सकें, दो सिस्टम लें ए और बी। ये एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वो सिस्टम होता है जिसमें आप ये आपस में थर्मल कांटेक्ट में नहीं होते, कोई हीट फ्लो नहीं हो सकती, उसे एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। ये इंसुलेटिंग है और यहाँ पे बाद में आप इसे कंडक्टिंग कर दें तो ये कंडक्टिंग है। ये वैसे है, इसको आप अपने नोट्स में ना बनाएं। आप जिस चीज को बनाएंगे वो ये चीज है जो मेन डायग्राम है। ए और बी एडियाबैटिक है, इसका मतलब ये थर्मल कांटेक्ट में नहीं है, बट दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद सिस्टम सी। अब सिस्टम सी के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में है तो कुछ देर बाद ए और बी भी थर्मल कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये आपके पास था फर्स्ट लॉ, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी आप स्टेटमेंट लिखें, एक्सप्लेनेशन लिखें। जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई आप वैसे लिखें, जरूरी नहीं कि आप बुकिश बात लिखें, आप कंसेप्चुअल बात करें और उसके एंड पे कंक्लूजन लिखें। और कंक्लूजन जो है वो आप ये लिखेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको एक नई चीज के बारे में बताता है और वो चीज है आपके पास टेम्परेचर। वो क्या चीज है आपके पास, टेम्परेचर है। कि आपके पास जीरोथ लॉ टेम्परेचर को जन्म देता है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आपके पास सिस्टम्स के टेम्परेचर क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं।
तो ये आपको जो जीरोथ लॉ है वो किसकी तरफ लेकर जाता है, वो आपको टेम्परेचर की तरफ लेकर जाता है। तो ये जीरोथ लॉ था, इसमें मैंने आपको वैसे सब बातें बता दी हैं, और इसमें इतना जो है 5 या 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। मैंने आपको पहले बताया कि वो 2-3 लॉज इकट्ठे पूछता है। आप जब भी पेपर देखें वो 2-3 या सारे लॉज को कहेगा एक्सप्लेन करें, या सारे लॉज को आप एक्सप्लेन तो नहीं कर सकेंगे, तो उनकी डेफिनेशन हल्की सी एक्सप्लेनेशन इस तरह करके आप चलेंगे। तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब नेक्स्ट चीज जो है वो आपके पास है आइडियल गैस मॉडल। इसे आइडियल गैस के पोस्टुलेट भी कहते हैं, या बेसिक अजम्पशन कहते हैं आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज। ये आपने एफएससी में पढ़ा हुआ, इंतहाई आसान है, लेकिन ये पास्ट पेपर जो है उनका मायना किया जाए तो ये बहुत बार आ चुका है। इतना आसान सवाल पता नहीं वो क्यों बार बार देता है, लेकिन वो दे रहा है, इसलिए मैं भी इस पे आपको बता देता हूँ कि आप जब भी थर्मो के बारे में पढ़ेंगे आप आइडियल गैस लेंगे। आइडियल गैस की कुछ प्रॉपर्टीज हम अज्यूम करते हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। 6 से 7 प्रॉपर्टीज हैं, आपको पेपर में आए तो 6-7 लाजमी लिखें। बात आपको ये 4 नंबर का, 6 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का पार्ट बन के आ जाता है। तो आइडियल गैस जो है वो बताता है कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट होते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स होते हैं, वो इंतहाई छोटे होते हैं। उनका साइज जो होता है वो इंतहाई ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। दूसरा वो बताता है आपके पास जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, कि जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो एक जितना होगा, कि पॉइंट पार्टिकल जितने भी हैं उनका साइज एक जितना होगा। तीसरा पॉइंट बताता है कि जितने भी आपके पास ये जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, या ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं, ये रैंडम मोशन करते होते हैं। और फिर चौथा बताएगा कि ये जो कंटिन्यूस रैंडम मोशन करते हैं, ये जो कंटेनर की वॉल्स होती हैं उन पर फोर्स लगाते हैं, उन पर प्रेशर लगाते हैं, और वो जो प्रेशर होता है वो इलास्टिक होता है। मतलब वो अगर इस पर जो एनर्जी लगा रहे हैं वो 15 जाउल है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। बाद में जो वॉल उस मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगाएंगी वो भी कितनी होगी, 15 जॉल ही होगी। तो इसका मतलब इनकी जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगी। उसके बाद एक वो पॉइंट बताता है कि इस मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं और जो दीवार से टकरा रहे हैं, ये आपके पास कौन सी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। वो कहता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपके पास हम इसमें ग्रेविटी नहीं लेंगे। ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फोर्स है, और हम इस सिस्टम को एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं। ये सबसे अलग थलग सिस्टम है और इस पे कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही, इसलिए हम कहेंगे कि इस पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका साइज बहुत कम है, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके साइज के कंपेरेबल बहुत ज्यादा है। तो एक हम इसकी ये अजम्पशन करेंगे। उसके बाद एक और अजम्पशन हम ये करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहे। आपको पता है रियल गैस में, नॉन आइडियल गैस में जो है वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, लेकिन इन दिस सिनेरियो हम कहेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे। तो ये आपके पास 6-7 पॉइंट हैं, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। आप इनको खुद पेपर में 1 बाय 1 लिखेंगे, इनकी प्रॉपर हेडिंग्स बना लें, वो लिख लें, या आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें, कोई बात नहीं, टाइम आपका जो है जाया ना हो। तो ये 6-7 इस पे बेसिक अजम्पशंस हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आपके पास है वो आपके पास है आइडियल गैस मॉडल के बाद, वो है आपके पास वर्क डन ऑन आइडियल गैस एंड वर्क डन बाय आइडियल गैस। तो ये टॉपिक फिर अहम है, CSS 2017 में आया है, CSS 2019 में आया है कि वर्क डन ऑन आइडियल गैस क्या होता है। इस चीज को आपने समझना है। वर्क डन ऑन आइडियल गैस क्या होता है और वर्क डन बाय आइडियल गैस क्या होता है। एक तो बात क्लियर है कि हम जिस भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आइडियल गैस होगी।
और वो आइडियल गैस उन तमाम पॉइंट्स को ओबे करेगी जिनको अभी हम पोस्टुलेट्स को दे के आ रहे हैं। अब आपके पास वर्क डन ऑन आइडियल गैस क्या है और वर्क डन बाय आइडियल गैस क्या है। वर्क डन ऑन आइडियल गैस ये होता है कि आपके पास कोई गैस है, किसी कंटेनर में बंद है, और उस पर अगर बाहर से फोर्स लग रही है, बाहर से प्रेशर लग रहा है, और वो बाहर वाली चीज उस पर कोई वर्क कर रही है, तो उसे हम कहेंगे वर्क डन बाय ऑन आइडियल गैस, कि वर्क डन आइडियल गैस पर हो रहा है। और अगर आपकी गैस जो कंटेनर में मुकीद है, जो कंटेनर में सीज है, और वो गैस कंटेनर में से वर्क लगा रही है, मतलब गैस बाजुकात एक्सपैंड होती है, तो वो आपके पिस्टन को ऊपर को मूव करेगी। या आप जब गैस को एनर्जी देते हैं या हीट देते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी हासिल करके पिस्टन को ऊपर को मूव करते हैं। तो इसका मतलब अब जो वर्क डन होगा वो गैस की जानिब से होगा, तो इसे हम कहेंगे वर्क डन बाय गैस। तो ये वर्क डन बाय गैस होगा। अब सीएसएस में सवाल कैसे आता है, दो तरह से सवाल आया हुआ है अभी तक जितने पेपर हो चुके हैं 20 सालों में। एक तो ये सवाल आया कि वर्क डन ऑन आइडियल गैस और बाय आइडियल गैस की इक्वेशन को एक्सप्लेन करें, उसको डिस्कस करें। और दूसरा ये आया है कि वो कहता है बताएं कि वर्क डन ऑन आइडियल गैस पॉजिटिव होता है और वर्क डन बाय आइडियल गैस नेगेटिव होता है, तो इसकी वजह बताएं, इसकी जस्टिफिकेशन दें। इससे भरकर सवाल आपको नहीं आने वाला। एक तो सवाल ये आएगा कि वर्क डन ऑन आइडियल गैस पॉजिटिव होता है और बाय आइडियल गैस नेगेटिव होता है, ये साबित करें। या वो कहेगा इसी बात को दूसरे पराहे में पूछ लेगा कि वर्क डन ऑन आइडियल गैस और बाय आइडियल गैस की इक्वेशन को डिस्कस करें। तो अब हम इसको देखते हैं कि वर्क डन ऑन आइडियल गैस क्या होता है, बाय आइडियल गैस क्या होता है। तो इसमें आपके पास गैस है, ये गैस एक कंटेनर में मुकीद है और इस पर आप वेट लगा रहे हैं। अब देखें, आपने जब गैस पे फोर्स लगाई तो गैस पर फोर्स लगेगी। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इस फोर्स के बरक्स काम करेंगे। वो चाहेंगे कि हम भी नीचे से फोर्स लगाएं, और वो जो पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है उस पिस्टन को नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बर्नौली इक्वेशन आपको याद हो, तो मैंने बर्नौली इक्वेशन में आपको बताया था कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स पहले से अपर जो हेड है वहां पे जो पाइप है अपर पाइप के हिस्से में मौजूद है, जब पीछे से पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे और प्रेशर लगाएंगे तो पहले से जो पानी मौजूद है वो इसको पीछे को खींचेगा। लिहाजा ऊपर वाले एंड पे जो हम फोर्स लेते हैं हम ऑपोजिट साइड पे लेते हैं, इसलिए हम वहां पे एंगल कोस 180 डिग्री अज्यूम करते हैं। सेम केस यहाँ पे है आपके पास वही चीज कि आपके पास अगर पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है तो देखें फोर्स जो है वो नीचे को लगा रहा है, लेकिन नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स ऊपर को लगाएंगे। अगर डिस्टेंस नीचे को कवर आ रहा है तो फोर्स ऊपर को लगने की कोशिश करेगी, अगर डिस्टेंस ऊपर को कवर हो रहा है तो फोर्स नीचे को लगने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये आपस में न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एक दूसरे को मज़ाहमत करेंगे। तो इस तरह आपके पास जो फोर्स डिस्टेंस के दरमियान एंगल होगा वो आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है मैंने आपको वेक्टर्स में जब कराया था डॉट प्रोडक्ट तो वर्क आपके पास था वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, और चेंज इन वर्क हो रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फोर्स भी कम होती जा रही है, डिस्टेंस भी कम होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, तो इसलिए आपके पास चेंज इन वर्क होगा एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो वर्क क्या आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आपके पास आ जाएगा एफ डॉट डी एक्स। आप यहाँ से स्टार्ट लें, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को इतना सब कुछ मालूम होता है। आप मेन चीज पे आए, बेसिक पॉइंट पे आए। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, फोर्स और डी एक्स के दरमियान डिस्टेंस 180 डिग्री है, एंगल 180 डिग्री है, तो जनाबे अली कोस 180 डिग्री आपके पास -1 हो जाएगा। तो यू कैन राइट कोस 180 डिग्री -1, तो ये आ जाएगा वर्क माइनस एफ डी एक्स। अब देखें आपके पास फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो आप फोर्स की जगह लिख लें पी ए। अब देखिए एरिया और डी एक्स को मल्टीप्लाई करें, ये एरिया डी एक्स इसकी बहुत ज्यादा मैं डिटेल वहां बताता हूँ मैक्सवेल्स इक्वेशन और पॉइंटिंग वेक्टर पेपर 2 में, तो वहां पे भी जाके ये दोबारा बात करनी पड़ेगी। तो
तो एरिया को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मैंने आपको वेक्टर्स के जो स्टोक्स थ्योरम से पहले गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम था, और उससे पहले ए डॉट डी एक्स के बारे में बताया था। तो ए और डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वी हो जाएगा, क्योंकि एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाएगा। और चेंज इन वॉल्यूम क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास एक चीज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो आपके पास वर्क की जो इक्वेशन आ जाएगी जनाब, मेन इक्वेशन जिसपे पूरा आपका जवाब जो है वो बेस करता है, वो आ जाएगी माइनस इंटीग्रल पी डी वी। ये आपके पास वर्क की इक्वेशन आ गई। आप डायरेक्ट इस इक्वेशन से भी अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन आपको बताएगी कि वर्क ऑन क्या होता है और वर्क बाय पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होते हैं। अब ये जो डी वी है, ये डी वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको पता होगा। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब इस पॉइंट को देखें कि आपके पास वर्क इज इक्वल टू माइनस रो पी डी वी है। अब यहाँ पे आपके पास अगर पिस्टन है, कंटेनर है, और कंटेनर पर बाहर से फोर्स लग रही है, इसका मतलब वर्क डन ऑन आइडल गैस है। वर्क डन ऑन आइडल गैस है। तो ऑन आइडल गैस का मतलब है बाहर से फोर्स लग रही है। इसका मतलब है कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम होता जा रहा है, क्योंकि फोर्स बाहर से लग रही है। अगर पहले आपके पास ये वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम आपके पास ये हो जाएगा। तो वी एफ आपके पास छोटा होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है प्रेशर की वजह से, और वी आई आपके पास भरा होगा। तो आपके पास डी वी क्या हो जाएगा, वी एफ आपके पास छोटा है, वी आई आपके पास भरा है, तो डी वी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। तो डी वी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन प्लस कब होगा, जब आपके पास बाहर से फोर्स लगेगी, या वर्क डन ऑन आइडल गैस होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। पूरी तमहीद बांधने का मकसद यहां तक लाना था। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास वर्क डन ऑन आइडल गैस होगा, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह जब आपके पास वर्क डन बाय आइडियल गैस होगा, तो बाय आइडियल गैस का मतलब ये है कि आपके पास अब गैस नीचे से अमल कर रही है, तो अब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि गैस पिस्टन को ऊपर की जानिब लेकर जाएगी। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा होता जाएगा। लिहाजा यहाँ पे वी एफ भरा होगा वी आई से, वी एफ भरा होगा वी आई से। लिहाजा अब वी एफ भरा है वी आई से, तो डी वी आपको पता है डी वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई। थस ये आ जाएगा पॉजिटिव, और डी वी पॉजिटिव होगा तो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय आइडल गैस क्या होगा, वो आपके पास हमेशा नेगेटिव होगा। ये आपने याद रखना है, वर्क डन बाय आइडल गैस क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होगा। मैंने आपको अभी बताया क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास था वर्क डन बाय आइडियल गैस और ऑन आइडियल गैस। तो ये यहाँ तक जो है ये आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। जी किसी का इसमें से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। जी क्वेश्चन पूछें। बता दीजिए ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा। मैंने आपको यही बताया, हाँ देखिए मैंने आपको क्वेश्चन हमेशा शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ कि इस तरह से आएगा कि डिस्कस करें या साबित करें कि कैसे पॉजिटिव होगा और कैसे नेगेटिव होगा। सीएसएस 2019 का जो पेपर है उसमें लगभग चौथा सवाल जो था इस पे ही था, 6 या 10 नंबर का सवाल था। तो वो भी देखें। और मैंने आपको शुरू में बताया था दो तरह से आएगा, डिस्कस करना है या बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो आप आई समझ अकील। यस सर। आकिब साहब, आदिल साहब, कोई चीज जो समझ ना आई हो। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, उसके बाद आपने ये वाला पोर्शन नहीं करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप खुद देखना चाहें तो देख लें, कोई बच्चों वाला काम है, इसमें मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं इसको कराता हूँ ना इसको करें। अब आ जाए नीचे। अब नीचे मैं 5 मिनट होल्ड कराऊंगा और इंशाल्लाह कल मैंने थर्मोडायनामिक्स खत्म कर देनी है।
कल थर्मो खत्म होगी, परसों तो लेक्चर नहीं होगा, बुध को मंगल को एक लेक्चर मैंने है, क्योंकि मैंने एक लेक्चर 14 अगस्त वाला मिस कराया था, वो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे और कुछ थर्मो में से जो पार्ट रह जाएगा वो मैं करा के, और आपका जो होगा मॉक उसको मैंने डिस्कस करना है 10 मिनट में, आपको वो रिजल्ट मंगल को दे दूंगा। फिर नेक्स्ट जो मॉक होगा वो आपका जुम्मे रात को है, वो आपको पता है, और उसके बाद नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट जुम्मे से। तो देखें वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल। अब देखें वर्क डन आती हैं, ये एप्लीकेशंस हैं वर्क डन की। वर्क डन तीन चार जगहों पे है। आइसोथर्मल का वर्क डन क्या होगा, आइसोबारिक का वर्क डन क्या होगा, आइसोकोरिक का वर्क डन क्या होगा। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन 2 नंबर की सीएसएस में आई है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोथर्मल सिस्टम। अगर आपको याद हो एफएससी की केमिस्ट्री पेपर 1 चैप्टर 2, तो उसमें आपके पास एक लॉ था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपके पास जो बॉयल्स लॉ वाला सिस्टम है वो आपके पास क्या है, वो आइसोथर्मल सिस्टम है। तो अब आपने देखना है वर्क डन आइसोथर्मल सिस्टम में क्या होगा, ये आपको सीएसएस में पूछेगा, वर्क डन डिस्कस करें आइसोथर्मल का, आइसोबैरिक का, आइसोकोरिक का, बस। तो अब क्या है, अब आपके पास W इज इक्वल टू माइनस PdV है। यहाँ पे कहीं पे आपको टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा, लेकिन यू हैव टू इंट्रोड्यूस टेम्परेचर हेयर। तो अब आप देखें कि आपके पास बॉयल्स लॉ है, वो कहता है PV इज इक्वल टू nRT। ये आपको याद होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू nRT, N भी कॉन्स्टेंट, R भी कॉन्स्टेंट और T भी कॉन्स्टेंट। तो PV का जो मल्टीपल होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पे P आ गया nRTV, तो P की वैल्यू पुट करें, वो आ गई nRT डिवाइडेड बाय V। ओके, P की वैल्यू पुट करें। क्यों P की वैल्यू पुट की, क्योंकि आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर नहीं था और आपने P की वैल्यू ही पुट करनी है, आपने V की क्यों नहीं की, क्योंकि आप V की करेंगे तो आपके पास DV की वैल्यू कहाँ से आएगी, लेकिन जब आप P की करेंगे आपके पास V नीचे मौजूद है, तो इस DV का V के साथ आप आराम से इंटीग्रल ले सकते हैं, इसलिए मैंने P की वैल्यू पुट की है। तो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल P dV आ गया। P की वैल्यू आपने पुट की nRT डिवाइडेड बाय V और साथ dV आ गया। अब आप क्या करें, आपके पास ये इनिशियल वॉल्यूम VI से शुरू होता है और VF तक जा रहा है, तो यहाँ पे आपने वो लगा ली लिमिट। अब dV का आप लें, dV ओवर V आपको पता है इसका इंटीग्रल ln_V होता है, और ln_V में पुट करें तो ln_VF ओवर VI आ जाएगा। तो आपके पास ये वर्क डन आ गया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखें आइसोथर्मल प्रोसेस भी वही है, अगर VF भरा है VI से तो ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब जब VF भरा होगा VI से तो वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस का नेगेटिव होगा, और जब VF छोटा होगा VI से तब आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये मैं थोड़ा तेज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, बस मैं अलग अलग सिस्टम पकड़ता रहूंगा और उनका वर्क डन आपको बताता चला जाऊंगा। उसके बाद वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है, आपको पता है बार से निकला है बैरोमीटर। बैरोमीटर वो मीटर जो प्रेशर मेजर करता है, तो बार का मतलब है जिसका प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो W इज इक्वल टू वही वर्क डन लें क्योंकि आपने वर्क डन निकालना है, P dV आ गया। अब P कांस्टेंट है तो P का इंटीग्रल तो आप आराम से कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, उस P को बाहर ले आए। अब अंदर चीज रहेगी dV। dV आपको पता है dV बराबर होता है VF माइनस VI, और dV का इंटीग्रल लिया V आ गया, V का लिया तो VF माइनस VI आ गया। तो यहाँ पे आपके पास वही फिर बात, अगर VF भरा है VI से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला फैक्टर, पूरा फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन फॉर एन आइसोकोरिक जो सिस्टम है वो नेगेटिव हो जाएगा, किसके लिए, जब VF भरा होगा VI से, और VF भरा VI से तब कब होता है, जब आपके पास वर्क डन कर रहा है बाय गैस, ठीक है। इसी तरह जब VF छोटा है VI से तो जनाबे अली आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वही वाला जब आपके पास वर्क डन ऑन आइडल गैस होता है। तो ये आपके पास वर्क डन आ गया फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक भी हो गया, आइसोथर्मल भी हो गया। अब लास्ट सिस्टम आपके पास रह गया वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक
लैटिन जुबान में कोर कहते हैं वॉल्यूम को, तो आइसोकोरिक का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास चेंज इन वॉल्यूम या डीवी जो है वो कांस्टेंट रहता है, जीरो रहता है। जैसे ऊपर प्रेशर जीरो रहता है, उससे ऊपर टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जीरो रहता है। आइसोकोरिक में आपके पास वॉल्यूम जो चेंज है वो जीरो रहता है। तो आप वही वर्क डन की मिसाल लें। अब देखें, इसमें बहुत आसान बात है कि डीवी आपके पास जीरो है क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। इसमें वी एफ बराबर होगा वी आई के, और वी एफ बराबर वी आई का मतलब है वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू जीरो है। तो आपके पास डीवी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो वर्क डन आपके पास माइनस पी डीवी वी एफ वी आई से आया, ये आया। अब डीवी आपके पास जीरो है तो डायरेक्ट जीरो की वैल्यू पुट करें तो वर्क आपके पास जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब आइसोकोरिक जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन होता ही जीरो है, चाहे बाय गैस हो चाहे ऑन गैस हो। क्यों? क्योंकि जब आपके पास वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्क डन थे आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस के। सीएसएस में सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा डिस्कस द वर्क डन ऑफ आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस, या कोई दो दे देगा आपको, वो डिस्कस करें। अभी तक एक बार ही सवाल आया हुआ है इसलिए मैंने इसको कराया, वरना ये इतना अहम नहीं है जितना वो पीछे वाला था या उनसे पीछे जो हम चीजें करके आ रहे हैं। जी स्टूडेंट, ये आज का लास्ट टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इंशाल्लाह कल यहीं से मैं आगे मुसलसल हो जाऊंगा, और इंशाल्लाह कल मैं लाजमी कोशिश करके कल या नेक्स्ट लेक्चर में से ख़त्म करूंगा। और उसमें मैंने मिसलेनियस टॉपिक भी कराने हैं जिसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जिसमें आपके पास गिब्स फंक्शन है, और जिसमें आपके पास ब्राउनियन मोशन है। ये चीज़ें 6-7 टॉपिक हैं वो करने हैं। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछें प्लीज़, वरना मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सर, क्लियर है। जी कोई क्वेश्चन नहीं? No, ठीक है, sir. चले, थैंक यू सो मच। इसको तैयार करें, नेक्स्ट मॉक से रिलेटेड मैं आपको मंगल को बताऊंगा कि आपने कैसे उसको देखना है। चलें, थैंक यू सो मच जी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।